अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया खत एक दिलचस्प मरहले में वो तमाम के साथ दाखिल हो चुका है, क्योंकि सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया है कि ना तो ऐसा खत उन्हें कोई मौसूल हुआ है, और अगर वो मौसूल हुआ तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और उसका एक सादा सा जवाब है कि ये तमाम मामलात ओपोजिशन और हुकूमत आपस में बैठ कर तय करें। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। फोरम ने भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की और उन्हें खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। फोरम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है, और इंडियन फौज के ये खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। फोरम ने इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया कि ऊपरी अफगान हुकूमत फितनाइल खवारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करे। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि किसी को भी बलूचिस्तान के अमन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुष्पनाई करने वाले प्रॉक्सीज की बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने और इंतहा पसंदी पर माइल करने के मजमून अज़ाइम को बलूचिस्तान के अवाम गैर मुतज़लज़ल हमायत से जो है वो नाकाम बना देंगे। अब बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे गए खत का मामला जो है, जिस तरह हमने बताया, एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सर, ये बताइएगा कि खत के मंदरजात पर तो हम जाएंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई खत उन्हें नहीं मिला, और अगर मिला भी तो ना ही वो उसमें इंटरेस्टेड है। अगर मिला भी तो जो भी ये मामलात हैं ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान यानी ओपोजिशन के दरमियान होने चाहिए। देखें, ये बात मैं इससे पहले कई दफ़ा कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ जी कि पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या अदारा इनसे कोई बात नहीं करेगा। ये बात जो है ये पॉलिटिकल साइड पे ही होनी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज से होनी है या गवर्नमेंट से होनी है। और उसके लिए जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, यानी दोनों तरफ से मुज़ाकरात की कमेटीज़ बनी और उनके ऊपर जो है वो काम शुरू हुआ, मीटिंग्स हुई, उस सिलसिले को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए था। भले कोई बात तय होती या नहीं होती, लेकिन डिसकनेक्ट जो है, यानी जो डेडलॉक है, वो तो किसी मसले का हल नहीं है। हल डायलॉग ही है, और डायलॉग से कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपने मीटिंग की है और सारे मसाइल आज ही हल हो जाएं। हो सकता है कि आपको इसके लिए जो है वो दोबारा सहबारा मिलना पड़े, 10 दफ़ा मिलना पड़े। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल लीडरशिप का ये रवैया होना चाहिए। और ये बदकिस्मती से पीटीआई की तरफ जो है इसकी काफ़ी जो है ना वो आप समझ लें कि कमी है। इससे पहले भी और अब भी जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उन्होंने पहली के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी के बाद तीसरी मीटिंग बड़ी मुश्किल से की, बड़ी जो है वो दिक्कत से की। हालांकि इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं था, नहीं होना चाहिए था। तो अब भी ये जो ख़त है, ये ख़त दरअसल जो है ये चार्जशीट है। यानी वो ऐसा तो ना समझें कि जो वो करें तो दूसरों को समझ ना आए। हमें नहीं इस बात की समझ कि ये ख़त क्या है। ये कोई ख़त नहीं है, कोई दरख्वास्त नहीं है, ये चार्जशीट है। और इस तरह से आप अगर अपने रियासती अदारों को चार्जशीट करेंगे और इस तरह से जो है वो उस बात को फिर पूरी दुनिया के सामने फैलाएंगे, यानी मीडिया को जारी करेंगे, तो उसके बाद फिर अगर आप तवक्को करेंगे कि उधर से कोई जो है वो मुनासिब या कोई नरमी का मैसेज आएगा। अच्छा, जो खत पीटीआई ने दिखाया है उसके मंदरजात में 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले का भी जिक्र है, जुडिशल कमीशन ना बनाने की शिकायत भी वो कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो उन्होंने 3-4 रोज पहले ही खत्म कर दिए थे। तो क्या 190 मिलियन पाउंड में सजा की वजह से ये मामला रुका, डेडलॉक उसमें आया, या वाकई जुडिशल कमीशन ना बनने की वजह से उन्होंने मुज़ाकरात खत्म किए? नहीं, चले मैं आपकी बात ले लेता हूँ
क्या जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनेगा तो फिर बात आगे नहीं हो सकती? उनकी राय तो यही है ना सर। देखिए, मामला ये है कि अगर आप किसी भी मामले पे ऊपर जिद करेंगे जी ये होगा तो हम आगे चलेंगे, तो इस तरह से तो फिर बात नहीं चलती। उन्होंने अगर जुडिशल कमीशन की बात की थी तो हमने को आगे से जो है वो ये तो नहीं कहा कि जी बिल्कुल आप बात ही ना करें। हमने भी उनको एक जो है वो हल पेश किया, और मैं इस बात के ऊपर आर्गू कर सकता हूँ कि एक पार्लिमानी कमीशन या पार्लिमानी इंक्वायरी कमेटी जो है वो दैट इज़ मोर दैन टू जुडिशल कमीशन। उसकी पावर्स, उसका तरीक़ाकार जो है वो किसी तरह से भी जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उससे कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो इश्यूज़ को एनालाइज किया जाता है। ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है ना, ये को हमने कोई किसी जो है वो केस का फैसला तो नहीं करना उसमें। तो लेकिन इसके ऊपर बैठ के बात हो सकती थी। हमारा नुक्ता नज़र वो सुनते, अपनी बात वो हमें समझाने की कोशिश करते। लेकिन अगर आप ये रवैया अपनाएं कि जी मेरी ये बात है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं तो जा रहा हूँ, तो ये रवैया मुज़ाकरात में नहीं होता। ये पॉलिटिकल रवैया नहीं है, और इसी बात की जो है वो कमी है। और ये कमी जो है वो साल हा साल से चली आ रही है। इससे पहले जो है वो इन बिटवीन PMLN और पीपल्स पार्टी थी, जब वो किसी मामले पे पहुँचे, चार्टर ऑफ इकॉनमी हुआ और मामलात जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो उनका जो है वो आगाज़ हुआ, तो उसके बाद अब 10-12 साल खान साहब को हो गए हैं, तो अब फिर वही बात है। तो इस तरह से अब मुल्क जो है वो इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये चीज़ें आगे चलती चलती जो है ना वो अब गुंजाइश और स्पेस जो है वो बड़ी कम रह गई है। तो राना साहब, अब वक्त क्या है? क्या अभी गवर्नमेंट की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की खुली ऑफर है कि आए बैठें, जो आपकी डिमांड्स हैं आगे चलकर देखिए, बैठेंगे तो मामला आगे जाएगा ना? देखें अपना आदिल साहब, कोई इसमें ऑफ़र या कोई इसमें जो है वो अपना जो है मामला जो है वो इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से कोई सौदेबाजी हो या कोई इस तरह का हो कि जी ये होगा तो ये होगा। पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कि इस वक्त मौजूद है, भले वो जिस शक्ल में भी है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, चले मान लेते हैं कि कमज़ोर शक्ल में, और कमज़ोरी भी तो हमारी वजह से है ना। उसके ज़िम्मेदार सियासतदान है, उसके ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं जो आपस में बैठती नहीं है, आपस में मामलात को तय नहीं करती, उसके बाद फिर रोना रोती हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया, मुदाखलत हो गई। तो इसका एक ही हल और एक ही रास्ता है, और वो डायलॉग है। पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बैठे और बैठ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करे, तरीक़ाकार तय करे, कंसेंसस करे, इलेक्शन का, हुकूमत का, टेन्योर का, इन सारी चीज़ों को जो है वो बैठ के, अगर इलेक्शन सही नहीं हो रहे, अगर उन्हें गिला है कि 24 का इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो हमें गिला है कि 18 का सही नहीं हुआ। तो ये तो बात इस तरह से नहीं है कि जी 18 में जब हमने कहा था सही नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी ठीक है जी आएँ अब बैठ के जो है वो इस मामले को हल करते हैं और दोबारा इलेक्शन करवाते हैं। तो अब फिर वो ऐसी तवक्को क्यों रखते हैं कि उनके कहने के ऊपर जो है वो सारा कुछ हो जाएगा? ये मामला जो हैं ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने बैठ के तय करने हैं। बल्कि अब तो जो सूरत हाल यानी मुल्क की जो बलूचिस्तान में है, जो KPK में है, जो सूरत हाल है, उसके पेश नज़र तो शायद अब पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने साथ कुछ और लोगों को भी बिठाना पड़े, इस्टेब्लिशमेंट को भी बिठाना पड़े, जुडिशरी को भी बिठाना पड़े, और बैठ के जो है वो मामलात को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए, तय किया जाए। और अगर ये नहीं किया जाता तो इसमें फिर नुकसान है। अच्छा राना साहब, 20वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 2 उसके मुताबिक अगर मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र होते हैं,
वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। अब जो मुखालिफ है इस चीज के, उनका गिला ये है कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम लाई गई मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए कि वो चीफ जस्टिस ना बन सके, तो इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी किया जा रहा है। नहीं, देखें ये कितनी बेमानी और यकतरफा बात है कि 26वीं तरमीम लाई गई मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए। 26वीं तरमीम में जो ये बात आई है कि सीनियर मोस्ट डज नॉट मीन सीनियर इन लेंथ ऑफ सर्विस, बल्कि इससे मुराद है कि वो आदमी कंपिटेंस में भी जो है वो सीनियर होना चाहिए, और एक आदमी को नहीं 3 आदमी को लोगों का पैनल होना चाहिए, और द बेस्ट अमंग 3 वो सीनियर मोस्ट होगा। ये असूल किसने बनाया? जुडिशल कमीशन में जब पंजाब का चीफ जस्टिस मुकर्रर होना था, जब वहाँ से जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने थे, तो नॉट द सीनियर मोस्ट इन लेंथ ऑफ सर्विस बट द सीनियर मोस्ट, द मोस्ट कम्पिटेंट एंड सीनियर अमंग 3 सीनियर मोस्ट। ये असूल किसने बनाया था? जुडिशल कमीशन की। निकालें प्रोसीडिंग्स। अगर वहाँ पे आपको सैयद मंसूर अली शाह साहब का नाम ना मिले तो फिर आप कल को मेरे साथ दोबारा प्रोग्राम कर लें। वो भाई आपने एक असूल बनाया है, जुडिशल कमीशन में बैठ के बनाया है, पार्लियामेंट ने आपकी इस बात को जायज़ समझा, मुनासिब समझा, और पार्लियामेंट में उसको जो है वो लेजिस्लेट कर दिया, उसके मुताबिक अमेंड कर दिया। अब आप कहते हैं कि जी रास्ता रोकने के लिए जो है वो किया गया है। चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बन सकता ट्रांसफ़र होके आने वाला जज। आर्टिकल 200 पढ़ें, कहाँ लिखा है उसमें कि नहीं बन सकता? अगर उसमें लिखा है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, और अगर उसमें नहीं लिखा और इससे पहले भी बनते रहे हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर इसको जो है वो इस तरह से जो है वो एक पॉलिटिकल लिंक देना। रान साहब, पिक का ऑर्डिनेंस अभी चैलेंज हो चुका है। आप हमारे प्रोग्राम में बार बार कह चुके हैं कि सहाफती तंजीमों के साथ हुकूमत बैठने और मुशावरत के लिए तैयार है। ख्वाजा साद रफीक की जो स्टेटमेंट आई है वो ये कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह के कवानीन की छड़ी वक्त बदलने के साथ साथ बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, इसीलिए ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को देना जाना चाहिए और मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। मीडिया तंजीमें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट एंगेज कर रही है आपकी? जी, मैं ख्वाजा साद रफीक साहब की इस बात से 100% मुत्फिक हूँ कि हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, और आज भी बात हुई है, और मेरा तो ख्याल है कि ये एंगेजमेंट का अमल जो है ये शुरू हो चुका है, लेकिन बहरहाल अगर नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, एंगेज किया जाना चाहिए। और सहाफ़ी तंजीमों का जो एप्रीहेंशन है कि ये मिसयूज़ होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो एक जनरल मीडिया है, सोशल मीडिया से और उस वल्गर मीडिया से हट के जिसके लिए ये बनाया गया है, तो बिल्कुल उसको इंसुलेट किया जाना चाहिए। कोई ऐसे सेफगार्ड, सेफ्टी मेजर्स रखे जाने चाहिए, और मीडिया की जो लीडरशिप है उनसे भी मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो भी इस बारे में सियासी जमातों जैसा रवैया ना बनाएं और वो बैठें टेबल के ऊपर, और इस मामले को बिल्कुल हल होना चाहिए। और जहाँ तक इस पीका एक्ट का तल्लक है, ये मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, इतना ही सख्त होना चाहिए। ये वल्गैरिटी और जिस तरह से किसी की इज्जत महफूज नहीं है। अब वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जिसको जो मर्जी करता जो है वो आप दिखा दें, जिसके मुंह से जो मर्जी जो है वो निकलवा दें। अब तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इससे भी ज़्यादा अगर उन लोगों के लिए सख्त कानून बनाया जाए तो वो भी कम होगा। लेकिन मिसयूज़ का यहाँ तक तल्लक है, बिल्कुल दुरुस्त है, ये मिसयूज़ नहीं होना चाहिए अगेंस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अगेंस्ट मेन मीडिया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें सेफगार्ड्स लेने चाहिए। राज साहब, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक बात की, एक सवाल अभी मेरे जहन में, आखिर में वो करता चलूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात होते हैं
तो मुल्की हालात के पेश नज़र अब इस्टेब्लिशमेंट को भी उसमें बैठना पड़ेगा, बिठाना चाहिए और जुडिशरी को भी बिठाना चाहिए। क्यों आप समझते हैं कि यह ज़रूरी है? देखें, इसमें बलूचिस्तान में जो हालात हैं तो किसी वक्त तो ये था ना कि नेशनलिस्ट जदोजहद कर रहे थे और उनका एक अपना मखसूस सियासी नज़रिया था। आज जो लोग वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट या मसल्ह अफवाज से या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से जो है वो यानी लड़ रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो उन लोगों का तो कोई नेशनलिज्म का नज़रिया नहीं है ना। राना सनम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर हमें ज्वाइन। वेलकम बैक। आज़ी, ब्रेक से पहले राना सनल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त बैरिस्टर अली जफर साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुल्क के मारूफ लॉयर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो खत के मर्दजात कल सामने आए, आज सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से जो इतलात सामने आई उसके मुताबिक अभी तक उन्हें कोई खत की ना कॉपी मिली है। अगर मिले भी तो उनका जवाब सादा से है कि ये तमाम मामलात जो हैं आप हुकूमत वक्त से डील करें और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सर, पहले तो ये बताइएगा कि ये खत क्या वाकई तहरीर हुआ और किसको पहुंचाने की जिम्मेदारी है, और दूसरा वो जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पहुंच भी गया तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हुकूमत वक्त से ही आपको बात करनी होगी। मेरे ख्याल ये चेयरमैन जो हैं हमारे गौहर साहब, उन्होंने अनाउंस किया था कि ये खत लिखा गया है। अब वो पहुंचा नहीं या उसको अभी तक डिलीवर नहीं किया गया, इसका मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया है और हम उस पर उसका मफहूम है या उसकी जो उसमें लिखा गया है वो भी अब आ गया है मीडिया पे सारा। उसको मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका जवाब आएगा, ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके ऊपर अमल दरामद होगा। मेरी नज़र में ये खत एक रिकॉर्ड के तौर पे लिखा गया है, क्योंकि हालात मुल्क के जो नज़र आए उसके मुताबिक उसमें जो इश्यूज थे और जो हल करने वाली बातें थी और जो सजेशंस थी वो दी गई, और उस पर कोई मेरा ख्याल खान साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई जवाब आएगा या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक रिकॉर्ड होता है जो आप जब भी लिखते हैं वो एक रिकॉर्ड की खातिर लिखते हैं। इस तरह 5 जज साहिबान ने भी खत लिखा, 2 बार खत लिखा रिकॉर्ड की खातिर। इसी तरह इमरान खान साहब ने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा, वो भी एक तरह से एक रिकॉर्ड है मुस्तकबिल के लिए। तो ये जब आप इस तरह के खत लिखते हैं तो आप एक हाल में जब तारीख लिखी जा रही है आप एक अपना मौका देते हैं हमेशा के लिए। फिर एक आपका मौक़िफ़ होता है कि आपने जो रेलेवेंट लोग थे उन तक अपना पैगाम पहुंचाया। ठीक, बैरिस्टर साहब, जो इस खत के मंदरजात पर अगर जाया जाए तो ये तो तहरीक इंसाफ पहले रिकॉर्ड कर चुकी है, मुज़ाकराती टीम के सामने भी, मीडिया के सामने भी और बार बार, तो ये ऑलरेडी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा तो हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड तो मुज़ाकरात ही है। और इस खत का अगर वन लाइनर अगर मेरी नज़र में बतौर सहाफ़ी अगर जवाब है तो वो यही है कि आप हुकूमत से मिलकर बैठकर इन मामलात का जवाब निकालें। तो अब हुकूमत तो आपके इंतजार में बैठी हुई है। राना सनल्लाह साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार है, बल्कि उन्होंने कहा अब तो इस पर भी बात होगी कि जो इस खत का जो हिस्सा भी है कि पाक फौज जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, कुर्बानियां दे रही है, खुसूसन बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस मामले को भी अब मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। तो वहां से तो अभी भी ऑफर मौजूद है, और आप जहां तक हमें पता है आप भी मुज़ाकरात के हामी रहे हैं और अभी भी मुज़ाकरात के हामी हैं, तो क्यों ना बात उसी तरफ लेके चली जाए। जुडिशल कमीशन भी आज नहीं तो कल बन जाएगा, कल नहीं तो परसों बन जाएगा, ना हुआ तो कोई और ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे कि 26 नवंबर और 9 मई की आज़ादाना तहकीकात भी हो जाएंगी। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि हर चीज़ का हल डायलॉग से ही निकलता है, और डायलॉग ही एक ऐसा सियासी टूल है, इनफैक्ट मैं इसको कहूँगा ऐसा एक औजार है जो कि आपको
कामयाबी 100% तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन आप एक कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में आते हैं। तो डायलॉग तो हमेशा उसके दरवाजे खुले रहने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल की पोजीशन ये है कि चूँकि हमारी जो 2 बड़ी अच्छी उम्दा रीज़नेबल डिमांड्स थी, वो चूँकि हुकूमत ने उस वक्त नहीं मानी, तो खान साहब ने ये डायलॉग हुकूमत के साथ ख़त्म कर दिया था। अभी भी मौका है, अगर हुकूमत वाकई ही चाहती है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये पार्टी की पोजीशन नहीं, कि अगर हुकूमत अभी भी चाहती है कि हम डायलॉग करें, तो फिर ये दोनों मुतालबात मान लें, इनडायरेक्टली हमें बता दें कि हम मानने को तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है हम परसुएड कर सकते हैं, या हम वापस बात कर सकते हैं, खान साहब से इजाज़त ले सकते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। ये अब हुकूमत का मर्जी है। बैरिस्टर साहब, एक स्टार्टर ये भी तो हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफर की कि पार्लिमानी एक कमीशन बना लिया जाए, देन वी गो फ्रॉम देयर। क्यों ना पार्लिमानी एक कमेटी बने, या उसे आप कमीशन का नाम दें, और अगर वो इस जानिब ये मामला बढ़ता है कि कम से कम एक आध मुद्दे पर, अगर 9 मई ना सही तो 26 नवंबर पर एक कमीशन बन जाए जो कि तहकीकात कर ले, ऐसे भी मामला तो आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी का मसला एक है, कानूनी मसला है, और वो ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी वो नहीं होती जो एक जुडिशल कमीशन होती है। यानी जुडिशल कमीशन तो एक कानून के तहत बनती है, 1956 का कानून है, उसके तहत वो एक उसको समझा जाता है कि एक अदालत है। उस कानून के तहत उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको समझा जाता है कि ये इसकी कोई कानूनी हैसियत है। इसी कानून के तहत वो जो कमीशन है वो शहादतें भी बुला सकती है, डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकती है, चाहे वो सीक्रेट हो या नहीं। मसलन इस किस्म के केस में वो लोगों तक पहुंच सकती है और लोगों को बुला सकती है और उनसे एविडेंस ले सकती है, वो सीसीटीवी देख सकती है, वगैरह वगैरह। सो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो जुडिशल कमीशन के इख्तियारात हैं कानून के तहत। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये सारा कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ना तो कानूनी हैसियत है कि वो अदालत के बराबर हो, ना उनकी रिपोर्ट की वो कानूनी हैसियत है जो एक अदालती रिपोर्ट की है, ना वो उस तरह शहादतें ले सकते हैं या जो कानून शहादत है उसके मुताबिक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ना उनके ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होता है। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ बातें हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ऑफ़र है पार्लियामेंट्री कमेटी का, ये वो उस डिमांड को नहीं वो एक तरह से पूरा करता जो कि जुडिशल कमीशन की डिमांड हमारी है। जी बैरिस्टर साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के खतूत का मामला है, देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो सब आर्टिकल 2 है उसके तहत तो जो अब बाहर से आने वाले जस्टिस साहिबान हैं वो तो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकते। तो फिर ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है कि जो मौजूदा प्यूनी जज हैं उनका रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, 2 इश्यूज हैं और मैं आपको बिल्कुल एक इस वक्त कानून के मुताबिक जवाब देना चाहूँगा। आर्टिकल 200 है हमारा आइन का, वो आर्टिकल ये कहता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं और जिन जज साहब का तबादला हो रहा है, वो अगर ये चारों लोग एग्री करें या मान लें कि उसका जज का ट्रांसफ़र होना है, तो फिर ये कानून के मुताबिक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। ये सारे पार्टीज़ ने कहा है कि हमने अपनी अप्रूवल दे दिया है, तभी प्रेसिडेंट ने इस ट्रांसफ़र किया है। तो ये तो अपनी जगह, मैं इधर मेरा कोई इशू नहीं होता या मैं इस पर कोई लीगल कानूनी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन हर जो कानूनी एक नुक्ता होता है आइन के तहत जो आप इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई स्पिरिट होती है। उसकी स्पिरिट ये नहीं हो सकती कि आप किसी और को ले आएँ और वो सिर्फ इसलिए लेके आएँ कि वो एक चीफ जस्टिस बन सकते हैं, या जो बाकी 4 जजेस सीनियर बैठे थे जो उस लाइन में चीफ जस्टिस बनने के, उनके आप इख्तियारात ख़त्म कर सकते हैं। ये इसका मकसद अगर ये है तो फिर इसको आप इसके ऊपर मॉरली आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं कि ये दुरुस्त स्पिरिट में नहीं है। कानून के मुताबिक ज़रूर होगा,
लेकिन स्पिरिट नहीं दुरुस्त। अब आपका दूसरा सवाल था कि क्या ये जज साहब जो हैं जो ट्रांसफर हुए, क्या वो इसीलिए हुए कि वो उनको आप चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं कि नहीं, तो ये तो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। इस वक्त जो शक व शुबात हैं वो तो यही हैं कि सारी मामला जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जो अभी फिलहाल सीनियर मोस्ट जज थे उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाना। ये एक यही उस 4 जो जज साहिबान ने ख़त लिखा है उसमें भी इस बात का जिक्र है, तो इसलिए शक जो है ये हो सकता है दुरुस्त भी हो। तो इस सारे मामले को देखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सीनियर बन जाते हैं और वो कंसिडर किए जा सकते हैं कि नहीं। ये अब जेसीपी में फैसला होगा, और जो जेसीपी है उसमें जो तादाद है इस वक्त मेंबर्स की वो हुकूमत की ज़्यादा है, तो हुकूमत उसमें अपनी मनमानी फैसला भी कर सकती है। इसलिए इसी वजह से मेरा ख्याल है ये जो वकला हैं वो इतने इस मामले के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि क्या होने लगा है और वो इस वजह से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, so much for joining us। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। राना सनाउल्लाह और बैरिस्टर अली जफर साहब को आपने सुना। इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मुल्क के मारूफ लॉयर हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा 10 फरवरी से गालिबन आप कोई जरगा वगैरह, क्या ये सियासी जरगा होगा या आपसे जिस तरह पहले बात हो रही थी KP के जो हालात हैं उस पर ये होगा जरगा? ये इसमें प्योरली जो है ना वो एक आप इसको कह लीजिए कि अमन के हवाले से, कोई इसका कोई पॉलिटिकल वो बैकग्राउंड नहीं है। जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हालात चल रहे हैं उस हवाले से वहाँ पहले भी एक दो जरगे हो चुके हैं, और इसके बाद जो है ये फिर 10 को इंशाअल्लाह ताला, और फिर देखते हैं कि अमन के हवाले से हम क्या कर सकते हैं सूबे में। और सर, इसमें हुकूमत को भी इनवाइट करेंगे? गवर्नर साहब हुकूमत के नुमाइंदे हैं, या विफाक को भी आप इसमें इनवाइट करेंगे? पहले जरगा हो जाए, फिर जरगे में जो फैसले होंगे उसके मुताबिक आगे चलेंगे। तो सर, ये जरगा जो है ये प्योरली JUI का अपना जरगा होगा? JUI उसमें वो कर रही है, मगर इसमें JUI के से अलावा भी लोग शरीक होंगे, उसमें सिर्फ JUI से मुतालिक नहीं होंगे। ये आप समझ लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी, आप इसको एक लम्हे के लिए जहन में ये ना लाइए कि वो JUI है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सूबे में बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, वो चाहती है कि सूबे में अमन बहाल हो जाए। ठीक, अच्छा, दूसरा बैस साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है उसमें अगर आर्टिकल 200 को देखा जाए तो बिल्कुल जो जजेस का ट्रांसफर हुआ और उस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी कहा कि उस पर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वो एतराज ये उठा रहे हैं कि स्पिरिट में, मतलब मॉरली हमारा एतराज ये है कि शायद ये मामला जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो जो मौजूदा प्यूनी जज हैं उनको नहीं किसी और को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, जो कि 26वीं आनी तरमीम में इख्तियार है। हमने देखा कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से चीफ जस्टिस चुना जाता है। तो एक एतराज ये भी है कि मौजूदा प्यूनी जज को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जा रहा, लेकिन दूसरी जानिब यह कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम है जो कि पार्लियामान ने मंजूर की है और उसके तहत ही यह सारा प्रोसेस हो रहा है और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिर में जाके ये फैसला करना है। उसमें ऐसा है कि ये मामला जो आर्टिकल 200 का है, इसको थोड़ा सा माजी से आपको देखना होगा। पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं कि में 26 अमेंडमेंट में प्रपोजल तो था इसको अमेंड करने का, मगर वो अमेंड नहीं हुआ था। प्रपोजल क्यों था अमेंड करने का, उसकी वजह वो एक खत है जो यहाँ के जजेस ने जो कुछ उनके साथ पेश आए वाकयात, उस हवाले से मामला को आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ले गए थे और शायद मैटर जो है अब भी पेंडिंग है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और उसके बाद उस बैकग्राउंड के बाद एक अटेम्प्ट हुई कि आर्टिकल 200 को अमेंड किया जाए और उसमें जजों की कंसेंट के बगैर भी उनको ट्रांसफर किया जा सके। हमने अप्रीहेंड किया कि ये जो है ना ये प्योरली जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को निशाना बनाने की कोशिश है और हमने इसको अपोज किया और ये आर्टिकल 200 जो है अमेंड नहीं हो सका।
अब जो मकासद जो है वो जो कि सीधी उंगलियों से नहीं निकल सका उनसे, अब वो उन्होंने इस तरह से निकाला है। ये मेरा मानना है, या मेरा जो है ना आप कह लीजिए मेरा ज़हन ये कहता है वो कि इसकी एविडेंस हमारे पास मासवा है इसके कि वो खत, फिर उसके बाद वो अटेम्प्ट आर्टिकल 200 को अमेंड करने, इसके अलावा और नहीं होगी। मगर जो है ना वो अब उन्होंने इनडायरेक्टली ये किया कि वो एक जज को, बल्कि एक जज सीनियर को और बाकी 2 जूनियर जजेस को बाहर से ले आए। जूनियर जजेस को तो लाने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि छोटे सूबे जो है ना वहाँ पे खामोशी तारी हो जाए, वो उन कहें कि जी हाँ हमारे सूबों से एक जज चला गया, तो ये उस पर इत्मीनान करें कि चले एक जज जाने। मगर किसी इस वजह से कि हमारे सूबे से कोई जज आया है, प्रिंसिपल स्टैंड छोड़ा नहीं जा सकता। अब प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि एक जज बाहर से आ गए जो कि उनसे सीनियर हैं, और उनको बगैर ओथ दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का उनको पुन जज बना दिया गया, यानी कोर्ट रूम नंबर 2 उनके पास आ गई। उस पर भी शायद वो एतराज ना होता जब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना होते। अब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो 7 जजेस का खत है, या वो उनकी एक सो कॉल्ड बगावत है। वो बगावत अब उसको डील करने का जो है तहिया कर लिया गया है, और वो तहिया जो है वो इस तरह से होगा कि कुछ जजेस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए आ गए, मौजूदा चीफ जो है शायद चले जाएंगे अपना सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जो है ना मामला को कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो ऐसा शख्स होना चाहिए, ऐसा जज होना चाहिए जो उन जजेस में से ना हो जो खत लिखने वाले हैं। तो ये इसका सारा बैकग्राउंड है जो हमारी समझ में आती है बात, और ये दुरुस्त हरकत नहीं है, ये दुरुस्त काम नहीं है। तो कामरान साहब मुख्तसरन बताइएगा, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन अभी तो ये सब कुछ अज्यूम किया जा रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे मामला जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से वो इलेक्ट करेंगे, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ। तो उसमें तो सब कुछ हुकूमत तो ये कह रही है कि मावराए आइन तो कुछ भी नहीं हो रहा। जी मावराए आइन नहीं हुआ, मगर इसके ऊपर जो है ना वो जिस तरह से जो उसको प्ले किया गया है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अच्छी ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके लिए मैं वो अल्फाज जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो मैं किसी मोहतरम जज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर ये कोई अच्छी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो दुरुस्त नहीं है, और इस तरह से हाई कोर्ट्स को या अदालतों को डील किया जाए तो इसका कोई अच्छे नताइज मुल्क के लिए, कौम के लिए नहीं हुआ करते। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पाकिस्तानी मईशत पर बात करेंगे। मारूफ कॉलमिस्ट यूसुफ नजर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF के रिव्यू और माशी हालात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माशी उमूर के माहिर और नामवर कॉलमिस्ट यूसुफ नजर साहब। यूसुफ नजर साहब, हुकूमत का दावा यह है, शहबाज शरीफ साहब की कल की और आज की भी स्टेटमेंट है कि माशी इशारिये अच्छे आ रहे हैं, मईशत ट्रैक पर आ चुकी है, अफराते ज़र नीचे आना शुरू हो चुका है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 12% तक आ चुका है, 22% से कम होकर 12। क्या इसे अचीवमेंट समझा जाए, टेम्परेरी अचीवमेंट समझा जाए, या आप समझते हैं कि आगे चलकर ये इशारिये मजीद बेहतर होने की तवक्को है? जी शुक्रिया। मैं समझता हूं कि यकीनन ये अचीवमेंट है। जिस तरह से पाकिस्तान, जो अगर आप 2023 में देखें लगता ये था कि डिफॉल्ट कर जाएगा, और आज की सूरत हाल देखें तो यकीनन इसमें बहुत ही हैरान कुन जो है स्टेबिलिटी आई है। रुपए के जो बिल्कुल ही फ्री फॉल में चला गया था वो बहुत डॉलर के अगेंस्ट स्टेबल है। जैसा कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन में बहुत कमी आई है, और सबसे अहम बात यह कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बड़े स्टेबल हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जो रेमिटेंसेस जो हैं उसमें इस साल जो है वो कोई 32% जो है इजाफा हुआ है। तो अगरचे के हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं अभी भी उनकी जो जिस रफ्तार से वो बढ़ रही हैं उसकी जो रफ्तार है हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, और जो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी जो रेमिटेंसेस में इतनी ज़्यादा तेज़ी से जो है इंक्रीज़ हुई हैं कि उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट है उसको बड़ा सहारा मिला है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए, और चूंकि इन्फ्लेशन में भी कमी आई है, तो जो पहले जो आपने टैक्स का जिक्र किया, जो पहले जो टैक्स रेवेन्यू के फिगर्स थे
मेरे ख्याल में वो जो इन्फ्लेशन था हाई, उसको रखते हुए बनाए गए थे, जिसमें तकरीबन ये था कि कोई 40% से ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अब इन्फ्लेशन की जो है वो उसकी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है चूंकि इतना कम हो गया है, तो मैं समझता हूं कि शायद IMF जो इस बात को मद्देनजर रखेगा, और अगर कोई और डेवलपमेंट नहीं होता है एडवर्स, तो मेरे ख्याल से IMF के साथ इस रिव्यू में कम से कम जो होने वाला है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये वैसे मेरा आपसे अगला सवाल यही था यूसुफ नजर साहब कि ये जो आने वाला रिव्यू है उसमें एक मेजर हर्डल जो समझा जा रहा था वो चारों सूबाई असम्बलियों से जो टैक्स इस्लाहात हैं, जो ज़रूरी शुबे पर टैक्स लगाना है, आखिरी सिंध रह गया था, सिंध ने भी कर लिया और बड़ी मुश्किल से वो माने। तो इसके अलावा आपको कोई ऐसा पॉइंट नजर आता है जो कि IMF रेस कर सकता है करंट रिव्यू, आने वाले रिव्यू में? हाँ, ये तो बात जो है वो अच्छी नहीं है कि बिल्कुल उनके मिशन आने से कुछ दिन पहले ही जो है ये बिल पास हो रहे हैं। ये पहले ही काफी महीनों पहले पास हो जाने चाहिए थे। तो इसमें तो यकीनन डिले हुआ है, और इसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं, खासतौर पे जो सिंध है, इसको हम तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है कि आपने इतनी इसमें देर क्यों की है। इसलिए कि उनको भी ये पता है कि ये IMF की जो शराइत हैं उनमें से एक बहुत अहम शर्त है। तो लेकिन चूंकि ओवरऑल पिक्चर जो है मेरे ख्याल से काफी स्टेबल है, तो मेरा यही ख्याल है कि IMF जो है प्रॉब्ली इसको कंडोन करेगा और कहेगा कि आप अगर अपने टारगेट्स मीट करते हैं तो फिर जो है आप इसको नेक्स्ट रिव्यू में दोबारा देख सकते हैं। तो लेकिन अभी जो आपने पूछा कि क्या यह बेहतरी होती रहेगी, तो मेरे ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है बेहतरी का, वो ऑयल प्राइस है। और ऑयल प्राइसेस जो है इस वक्त जिस लिहाज से चल रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऑयल प्राइस में जो है कोई बहुत ज्यादा तेजी आएगी और वो इसी रेंज में ट्रेड करती रहेंगी। और अगर ऐसा होता है और या ऑयल प्राइसेस जो है ज्यादा नहीं बढ़ती हैं, इसी रेंज में रहती हैं तकरीबन $70 अ बैरल के लिहाज से, तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। अच्छा यूसुफ नजर साहब, आखिर में बताइए जो इंटरेस्ट रेट है, मार्कअप है 12% पे वी आर स्टैंडिंग करंटली, और ज्यादा नहीं चंद माह पहले चले जाएं तो हम 22-23 पे खड़े थे। एक तो ये कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, दूसरा जब इन्फ्लेशन हुकूमत का दावा ये 2.5% पे आ गई है, तो क्या ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट में नहीं चला जाना चाहिए था इंटरेस्ट रेट हमारा? देखिए, मैंने सिर्फ कई महीने पहले, बल्कि काफी महीने पहले मैंने लिखा था कि इंटरेस्ट रेट्स को 22% तक ले जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं समझता हूं कि इसमें IMF ने भी गलती की और हमारे सेंट्रल बैंक ने भी। लेकिन चूंकि अब हमने दोबारा उसमें एक रिवर्स गियर लगाया है और अब 12% पे आ गए हैं, जबकि हमारा इन्फ्लेशन, अगर आप इस शॉर्ट टर्म समझ ले, ये भी कह लें कि जी मुमकिन है 2% ना रहे, ये 5-6% चली जाए, तो उसके लिहाज से भी जो है इंटरेस्ट रेट जो है, पॉलिसी रेट मेरी नज़र में इस वक्त 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन वो बहुत मोहतात हैं और हमारे जो सेंट्रल बैंक वाले हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से उनको इस बात पे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो पहले जो बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे वो गलत थे। और इसकी एक बहुत तफसील है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि क्यों गलत थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने जिस तेजी से उनको कम किया है उससे तो यही जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया है। और इसका ताल्लुक खाली इन्फ्लेशन से नहीं है, इसका ताल्लुक और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यूसुफ नजर साहब, टाइम इतना नहीं है मेरे पास, लेकिन एक पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा, एक पॉइंट पे आपका ओपिनियन कि इंटरेस्ट रेट जब 22-23% हो तो डोमेस्टिक जो डेप्थ है, जो हुकूमत पाकिस्तान जो अपने बैंकों से कर्जा लेती है, उसका पाकिस्तान पर कितना असर पड़ा, पाकिस्तानी कर्जों पर, ये 22% की वजह से, ये जो जिस पॉइंट की जानिब आप इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, ये बहुत डेवेस्टेटिंग था, इसलिए कि एक मरहले पे हमारा जो बजट था उसमें जो हमारा अंदरूनी कर्जे हैं, जिसको हम डोमेस्टिक डेट कहते हैं, 85% जो हमारी जो डेट सर्विसिंग थी वो सारी डोमेस्टिक डेट को जो मुल्क के अंदर जो कर्जे हैं उस पर खर्च हो रही थी। तो इससे मैं समझता हूं कि बहुत नुकसान हुआ है।
यूसुफ नजर साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल चाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।